एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 6th and 7th ऑफ फरवरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्कीम फॉर इन्हांसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ कैपिटल गुड्स सेक्टर इज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री। एक्चुअली हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सेकेंड फेज स्टार्ट की है इस स्कीम की, जो कि कैपिटल गुड्स सेक्टर से रिलेटेड है। और ये स्कीम जो है, इसका फाइनेंशियल आउटले कितना है सेकेंड फेज के लिए? 1207 करोड़ रुपीज़, ठीक है। और गवर्नमेंट के थ्रू कितना सपोर्ट मिलेगा? 975 करोड़ रुपीज़ का। और बाकी का रेस्ट 232 करोड़ रुपीज़ कौन देगा? ये आएगा इंडस्ट्री के कंट्रीब्यूशन से, ठीक है। तो याद रखिएगा ये किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है अपनी एक स्कीम के अंतर्गत, जिसका नाम है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो हाल ही में जो यूनियन बजट पेश हुआ है उसके अंदर में इन्होंने ये कहा है कि नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम को कोशिश की जाएगी लिंक करने की वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर के साथ, ठीक है। मतलब ये जो लिंकेज होता है ना, इसको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जो इंप्लीमेंट करती है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने हाल ही में रिलीज की है 28th एडिशन ऑफ एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया। बेसिकली ये एक तरह का रिपोजिटरी है, मतलब यहाँ पे बताते हैं कि इंडिया का क्या प्रोग्रेस रहा था रिन्यूएबल एनर्जी के टर्म्स में, साथ ही साथ कितना हमने प्रोडक्शन किया, फिर कितना कंजम्पशन किया, फिर एनर्जी बैलेंस क्या रहा पूरे साल, ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ये जो डेटा होता है ये कहाँ से उठाया जाता है? बहुत सारी अलग अलग तरह की मिनिस्ट्रीज़ ये डेटा बताती हैं। फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ कोल, फिर पावर से लिया जाता है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस भी इसमें आ जाता है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भी आ जाती है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसने एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2022 हाल ही में लॉन्च किया है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट लॉन्च्ड प्रोजेक्ट सद्भावना टू इम्प्रूव गवर्नेंस। तो गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए कौन से स्टेट ने प्रोजेक्ट सद्भावना को लॉन्च किया है? आंसर है असम गवर्नमेंट। और एम क्या होगा? जो भी पेंडिंग फाइल्स पड़ी हुई हैं उसको डिस्पोज एंड फिनिश करना, ठीक है। तो लगभग 4 से 5 लाख पेंडिंग फाइल्स पड़ी हुई हैं। साथ ही साथ एक पोर्टल भी ये क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू जिस किसी इंसान की पेंडिंग फाइल यहाँ पड़ी हुई है वो इनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, कि मेरी पेंडिंग फाइल पड़ी है तो आप उसको थोड़ा देखिए, तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन फाइल्स में उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और प्रोजेक्ट सद्भावना के अलावा इन्होंने एक और कैंपेन शुरू किया था जिसका नाम है, और प्रोजेक्ट सद्भावना के अलावा एक स्वच्छता अभियान भी हाल ही में असम गवर्नमेंट ने शुरू किया है। कहाँ पे? जनता भवन में, ताकि क्लीनलीनेस को प्रमोट किया जा सके इन ऑल द डिपार्टमेंट्स इन द सेक्रेटरीट, ठीक है। इसके अलावा असम न्यूज़ में था अपनी एक डिस्ट्रिक्ट की वजह से जिसका नाम है कचार डिस्ट्रिक्ट। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि यहाँ पे एक मिशन चलता है जिसका नाम है मिशन परवरिश। इसने लगभग 704 बच्चे 800 में से निकाले हैं एक्सट्रीम मैलनरिशमेंट से, ठीक है। और ये जो बच्चे थे ये लगभग 6 महीने से लेके 5 साल तक के थे, ठीक है। तो इस मिशन के लिए हाल ही में कचार डिस्ट्रिक्ट को मिला है स्कॉच अवार्ड। ओके, बस इसीलिए न्यूज़ में था। तो याद रखिएगा कचार डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है? असम का। इसके अलावा हमने देखा था एक डिस्ट्रिक्ट है गंजम, कौन से स्टेट में? उड़ीसा में। और हाल ही में इसने अपने आप को चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है, ठीक है। और इस चीज़ को अचीव करने के लिए इनके यहाँ पे एक कैंपेन चलाया गया था जिसका नाम था निर्भया कढ़ी, या जिसको आप कह सकते हैं फेयरलेस बर्ड, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के ये विलेजेस और डिस्ट्रिक्ट ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। और 2 और मैं आपको बताती हूँ।
एक विलेज है केरला स्टेट में, उसका नाम है कुंबालंगी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हाल ही में ये बन गया है इंडिया का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज। ठीक है, यहाँ पे एक कैंपेन चलाया गया था जिसके अंदर में 18 साल की जो भी वुमेन थी या उनसे ज़्यादा थी उनको मेंस्ट्रुअल कप्स प्रोवाइड किए गए थे और फाइनली इसको सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बना दिया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? इन द स्टेट ऑफ केरला। इसके अलावा केरला में ही एक और डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कोल्लम। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे एक कैंपेन चलाया गया है जिसका नाम है द सिटीजन। द सिटीजन क्या है? इसके अंदर में लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और टारगेट क्या है इस डिस्ट्रिक्ट का? ताकि 14 अगस्त मिडनाइट तक इस कोल्लम डिस्ट्रिक्ट को टोटली कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया जा सके। ठीक है, तो बस यही पर्पज़ है, इस वजह से यहाँ पे द सिटीजन नाम का कैंपेन रन कराया गया है। तो ये छोटे छोटे विलेज और डिस्ट्रिक्ट ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन इज द वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज डे ऑब्जर्व्ड? देखिए, वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज डे ये ऑब्जर्व होता है 30 जनवरी को हर साल। क्यों? ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके जो भी निग्लेक्टेड डिजीजेज हैं उनके लिए। ठीक है, और इस साल की थीम क्या थी इस दिन की? अचीविंग हेल्थ इक्विटी टू एंड द निग्लेक्ट ऑफ पॉवर्टी रिलेटेड डिजीजेस। ये थी थीम 2022 के लिए। ठीक है, और कौन सी डिजीजेस आती हैं इस कैटेगरी में? फॉर एग्जाम्पल डेंगू, फिर लेप्रेसी, रेबीज, चिकनगुनिया एट्सेट्रा। ठीक है, और लगभग 1 बिलियन पीपल पूरे दुनिया में अफेक्टेड हैं ट्रॉपिकल डिजीजेस से, जो कि यूजुअली निग्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। ठीक है, क्यों मनाते हैं? ताकि अवेयरनेस रेज हो सके कि क्या रोल होता है वेटलैंड्स का हमारी ज़िंदगी में, साथ ही साथ हमारे प्लानिट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस बार की थीम क्या थी? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है, याद रखिएगा ये। और इसी दिन जो कन्वेंशन ऑन वेटलैंड था उसको अडॉप्ट किया गया था। कब? 1971 में। याद रखिएगा, जो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2022 का है इसको पहली बार यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे के रूप में ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा 22 दिसंबर को हम मनाते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे। वाई? टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फेमस मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजम। ठीक है, इनका बर्थडे होता है इस दिन, इस वजह से। फिर सेकेंड देखिए, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे हम ऑब्जर्व करते हैं 20 दिसंबर को। ठीक है, वाई? टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, मतलब भिन्न भिन्न कल्चर है, उसके बाद भी हमारे यहाँ यूनिटी है, इस चीज़ को एक्नॉलेज करने के लिए बेसिकली। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। ठीक है, जो भी माइग्रेंट्स और रेफ्यूजीज होते हैं उनकी अवेयरनेस के लिए। और सेम दिन एक और डे मनाया जाता है जिसका नाम है माइनॉरिटीज़ राइट्स डे, ताकि जो राइट्स हैं और जो सेफ्टी ऑफ माइनॉरिटीज़ हैं वो कितना ज़रूरी है उस चीज़ पे फोकस करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा 14 दिसंबर को हम मनाते हैं नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे और 11 दिसंबर को होता है यूनिसेफ डे। ठीक है, आपको कमेंट्स में यूनिसेफ का फुल फॉर्म लिख के बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, लेक अल्बर्ट इज लोकेटेड एज अ बॉर्डर बिटवीन विच 2 कंट्रीज? तो ये जो लेक है अल्बर्ट, ये कौन से 2 कंट्रीज के बीच की बॉर्डर है? देखिए, हाल ही में क्या हुआ है, 2 ऑयल जायंट्स, सबसे पहले फ्रांस से टोटल एनर्जीज और चाइना नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉरपोरेशन, इन दोनों ने मिलकर एक $10 मिलियन की डील साइन की है। किस लिए? ताकि ये उगांडा में एनर्जी रिसोर्सेज को डेवलप कर सकें, साथ ही साथ रीजनल ऑयल पाइपलाइन का निर्माण कर सकें। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये डेडिकेटेड है लेक अल्बर्ट में मौजूद क्रूड ऑयल रिजर्व्स के लिए। ठीक है, और ये लेक अल्बर्ट जो है 160 किलोमीटर्स लॉन्ग बॉर्डर है किस 2 कंट्री के बीच में? युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, लेकिन इसके अलावा हमने देखा था पिछले दिनों यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने हाल ही में एक हिस्टोरिक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था जिसके अंदर में इन्होंने 3 नेशंस को ग्रेजुएट किया था फ्रॉम LDC, दैट इज लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, टू द डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, कौन सी 3 कंट्रीज थी ये? बांग्लादेश, नेपाल और लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, इनके नाम याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ दिनों पहले हमने ये भी देखा था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में चाइना को डेवलपिंग कंट्री का टैग दे दिया है। ठीक है, और चाइना की बात करें तो चाइना ने हाल ही में ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इंडिया से ले ली है 2022 के लिए,
और थीम क्या रहेगी इस साल के लिए ब्रिक्स की? फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप उशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, ये पूरी थीम थी। ठीक है, तो टोटल 25 इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे पूरे साल ब्रिक्स के अंदर, जिसमें से 5 इवेंट्स इंडिया खुद होस्ट करेगा। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा रिसेंटली दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कहाँ पे ओपन हो गई है? चाइना के शंघाई प्रोविंस में। और इसी के साथ शंघाई दुनिया की सबसे टॉप सिटी बन गई है जहाँ पे लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क अवेलेबल है। ठीक है, तो इनके पास 20 मेट्रो लाइन है, साथ ही साथ 508 स्टेशन हैं शंघाई में। ठीक है, और शंघाई क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे हेडक्वार्टर भी है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। और एनडीबी इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि हाल ही में इसने अनाउंस किया था कि इजिप्ट को ये ऐड करेंगे एज इट्स 4th न्यू मेंबर। ठीक है, और 3 और कंट्रीज कौन सी हैं जो ऐड हुई हैं एनडीबी में? बांग्लादेश, यूएई, इसके साथ उरुग्वे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कवच टेक्नोलॉजी अनाउंस्ड फॉर इंडियन रेलवेज? तो कवच टेक्नोलॉजी किस पर्पस के लिए है जो कि इंडियन रेलवेज के लिए डेवलप की गई है? आंसर है एंटी कलिजन। हाल ही में यूनियन बजट में ये अनाउंस किया गया था कि 2000 किलोमीटर्स का रेलवे नेटवर्क जो है उसको कवच टेक्नोलॉजी के थ्रू इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, और ये जो कवच है ये एक तरह का एंटी कलिजन डिवाइस नेटवर्क है और ये SIL4 सर्टिफाइड है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब 10,000 सालों में शायद ही ऐसा हो कि एक गलती कोई आ जाए, मतलब एक कोई एरर आ जाए इसमें। ठीक है, तो मतलब ये परफेक्ट है कवच टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि 400 नई वंदे भारत ट्रेन्स इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी और 100 प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बनाए जाएंगे अगले 3 सालों में। ठीक है, देखिए इसके अलावा हमने देखा था दिसंबर मंथ में कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन नींव रखी थी 594 किलोमीटर लॉन्ग गंगा एक्सप्रेसवे की। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश स्टेट में। ठीक है, और जब ये जो काम है कंप्लीट हो जाएगा तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे बन जाएगा जो कि वेस्ट और ईस्टर्न रीजन्स को कनेक्ट करेगा। ठीक है, और लागत कितनी होगी इसकी? लगभग 36,000 करोड़ रुपीस। इसके अलावा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है 9,802 करोड़ रुपए का सरयू कैनाल नेशनल प्रोजेक्ट। कहाँ पे? यूपी के बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली 5 रिवर्स को कनेक्ट करेगा। कौन सी है 5 रिवर? ये घाघरा, सरयू, राप्ती, बेनगंगा और रोहिन। ठीक है, इसके अलावा यूनियन कैबिनेट ने पिछले दिनों केन बेतवा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट को भी अप्रूव किया था जिसकी लागत कितनी है? 44,605 करोड़ रुपीस। तो केन रिवर का जो भी पानी है उसको बेतवा रिवर में ट्रांसफर किया जाएगा। और याद रखिएगा ये दोनों रिवर्स किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? रिवर यमुना की। और इसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल भी सेटअप किया जाएगा जिसका नाम होगा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी। ठीक है, आपको कमेंट्स में बताना है 57th जननपीत अवार्ड किसको मिला है हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 6, होहेर सोनेनग्लिक माउंटेन इन द होहेर टायर्न नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच पर्टिकुलर कंट्री? एक्चुअली ये माउंटेन सिर्फ इस वजह से न्यूज़ में था क्योंकि इसके टॉप पे जाके एक स्टडी करी गई थी। तो कहाँ है नेशनल पार्क? ऑस्ट्रिया में। और हाइट कितनी थी जहाँ पे जाके ये सर्वे किया गया था? 3106 मीटर्स। ठीक है, किस चीज़ पे आधारित था? जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है उससे रिलेटेड एक सर्वे था और उसमें चेक किया जा रहा था कि ये जो प्लास्टिक ट्रिकल डाउन कर रही है ये कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो पाया गया कि 30% ऑफ द नैनो प्लास्टिक पार्टिकल्स ये 200 किलोमीटर की रेडियस से आ रहे थे माउंटेन की और सिर्फ 10% ही ऐसे थे जो विंड और वेदर की वजह से आ रहे थे। ठीक है, मतलब ये ओवरऑल कहने का मतलब था कि सिटीज़ का पोल्यूशन है ये। ठीक है, देखिए हाल ही में हमने देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया ने ग्लोबल टाइगर फोरम के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज की थी 4th एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था कि असम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो ओरांग नेशनल पार्क के साइज को बढ़ा के इसके 3 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, मतलब लगभग 200 स्क्वायर किलोमीटर और ऐड किया जाएगा ओरांग नेशनल पार्क में। ओके, कुछ दिनों पहले मैंने आपका नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व का क्विक रिवीजन करवाया था, अगर आपको याद हो तो। वहाँ मैंने आपको क्या बताया था? लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है इंडिया का? हेमिस नेशनल पार्क। कहाँ पे है? लद्दाख में। और ये नेशनल पार्क जाना जाता है स्नो लेपर्ड्स के लिए बेसिकली। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क कौन सा है? गल्फ ऑफ कच्छ में है ये और ये कहाँ है? गुजरात में। उसके बाद ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है इंडिया का?
कीबुल लामडो नेशनल पार्क जो कि मणिपुर में है। फिर ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, मतलब ये सबसे पहला नेशनल पार्क है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। फिर बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क हैं जो फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में रहते हैं और स्टैटिक जीके के तौर पे पूछा जाता है एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल कूनो नेशनल पार्क, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। फिर उसके बाद भितरकनिका, ये उड़ीसा में है। उसके बाद है बगजा, ये वेस्ट बंगाल में है। फिर सरिस्का, ये है राजस्थान में। आपको कमेंट्स में बताना है कि नामदफा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लाई करता है। अब हम लोग कुछ टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। सबसे पहले है पक्के टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। फिर है मानस, नामेरी, ओरांग और काजीरंगा, ये सारी हैं असम में। इसके बाद है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये है बिहार में। फिर है पालमऊ, ये है झारखंड में। उसके बाद 3 है राजस्थान से। कौन कौन से? रणथंबोर, सरिस्का और मुकुंद्रा, ये तीनों हैं राजस्थान से, ठीक है। उसके बाद 2 कर्नाटका से हैं, बांदीपुर और भद्र, ये दोनों कर्नाटका के हैं। और इन सब के अलावा कान्हा, पेंच, बांधवगढ़ और पन्ना, ये चारों मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि सिमलीपाल और सतकोशिया, ये दोनों उड़ीसा के हैं। फिर अनामुलाई और मुडुमलाई, ये दोनों तमिलनाडु के हैं। फिर दुधवा और पीलीभीत, ये यूपी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। आपको कमेंट्स में बताना है कि राजाजी टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है। अपने आंसर कमेंट्स में लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, जापान्स पार्लियामेंट अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन ऑन विच कंट्रीज सीरियस ह्यूमन राइट सिचुएशन। तो कौन सी कंट्री के सीरियस ह्यूमन राइट सिचुएशन के ऊपर जापान की पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन हाल ही में अडॉप्ट किया है? आंसर है चाइना। ठीक है, हमने देखा था कि जापान ने पिछले दिनों अनाउंस किया था कि वो कोई भी डेलीगेशन अपना नहीं भेजेंगे अपकमिंग विंटर ओलंपिक्स में, जो कि कहाँ पे होंगे? बीजिंग में, ठीक है। और इसके पहले यूएसए ने बाइकआउट किया था विंटर ओलंपिक्स को, और उन्हीं के साथ जापान ने भी अपना ये डिसीजन लिया है, ठीक है। और क्या इन लोग का प्रॉब्लम है? इन लोग का कहना है कि आपके यहाँ पे जो भी ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहे हैं उसको पहले आप ठीक करिए, ओके। अब जापान की बात करें तो जापान 3 वजह से न्यूज़ में था इन दिनों। सबसे पहले है रीजन सेंकाकू आइलैंड, ये कहाँ पे है? ईस्ट चाइना सी में है। और दोनों ही कंट्रीज मतलब जापान और चाइना क्लेम करती हैं कि ये आइलैंड उनका है, ठीक है। तो हाल ही में क्या हुआ है, जो सीनियर डिफेंस ऑफिशियल्स हैं दोनों कंट्रीज़ के, उन्होंने एक हाई लेवल डायलॉग मीटिंग करी थी और उसमें इन्होंने ये डिसाइड किया कि एक हॉटलाइन अब बनाई जाएगी इन ऑर्डर टू अवॉइड द फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो दोनों ही कंट्रीज़ ने इस बात पे एग्री किया है, तो फाइनली एक सोल्यूशन इसका निकला है। इसके अलावा कुछ दिन पहले जापान ने लॉन्च की थी एक एडवांस्ड कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसका नाम क्या था? इनमैटसेट 6F1, ठीक है। कौन से रॉकेट के थ्रू? H2A, फाइन। तो ये जो है ये 5470 किलोग्राम का सैटेलाइट था एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सफिस्टिकेटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स एवर लॉन्च्ड, ठीक है। तो ये बहुत पावरफुल सैटेलाइट माना गया था। याद रखिएगा ये किसका है? जापान का। और इसके अलावा जापान कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव किया था एक बहुत हाई डिफेंस बजट, कितने का? 5.4 ट्रिलियन येन का, जिसको आप कह सकते हैं $47.2 बिलियन। और ऑब्वियसली ये जो अमाउंट है ये मोर देन अ सीलिंग ऑफ 1% ऑफ GDP है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द नोडल एजेंसी ऑफ द न्यू स्कीम प्रधानमंत्री डिवाइन। सबसे पहले डिवाइन का फुल फॉर्म क्या है? आंसर है डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो हाल ही में बजट 2022-23 में निर्मला सीतारमन ने इसको अनाउंस किया है, ठीक है। और ये जो PM डिवाइन है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, और इनिशियल एलोकेशन कितने का दिया गया है? 1500 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं प्लस सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, उनको ये सपोर्ट करता है। देखिए इसके अलावा गेल, क्या है गेल? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसने हाल ही में कमेंस किया है इंडिया का पहला प्रोजेक्ट जिसमें इन्होंने हाइड्रोजन को मिक्स किया है नेचुरल गैस सिस्टम के साथ, ठीक है। कहाँ पे? इंदौर, मध्य प्रदेश में। और ये जो हाइड्रोजन ब्लेंडेड नेचुरल गैस है इसको सप्लाई किया जाएगा गेल की एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी को, जो कि HPCL के साथ है, ठीक है। और ये कहाँ पे ऑपरेट कर रही है अभी? इंदौर में। तो पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी है इंडिया की पहली जिसने स्टार्ट किया है मिक्सिंग हाइड्रोजन इनटू नेचुरल गैस सिस्टम? आंसर है गेल। देखिए इसके अलावा हमारे यूनियन बजट में एक और स्कीम हाल ही में अनाउंस की गई है जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, ठीक है। एम क्या है इसका? इंफ्रास्ट्रक्चर को
बढ़ावा देना उन गाँव में जो कि इंडिया के बॉर्डर के साथ लगते हैं, ठीक है, स्पेशली चाइना वाले बॉर्डर के साथ। ओके, तो यहाँ पे जो भी बेसिक सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन की, कनेक्टिविटी, फिर टूरिस्ट पर्पज़ के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं, इन सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस किया जाएगा इस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि कौन से टाइप के गांव बेनिफिशरीज हैं वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की, आंसर है हमारे बॉर्डर विलेजेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड द क्लैप प्रोग्राम। देखिए, क्लैप का अगर आपको फुल फॉर्म पता था तो आप बहुत इजीली गेस कर सकते थे। ये है क्लीन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। और इसमें क्या है, बेसिक क्लीनलीनेस आप कह सकते हैं, रूरल एरियाज़ में जो भी वहाँ पे सैनिटेशन कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव करना, साथ ही साथ डोर टू डोर गार्बेज का कलेक्शन किया जाएगा और सेग्रीगेशन किया जाएगा लिक्विड और सॉलिड वेस्ट का। तो बेसिक जो क्लीनलीनेस के मेथड्स होते हैं उनको अच्छे से प्रॉपरली फॉलो करना ही इस प्रोग्राम का मेन मकसद है, ठीक है। अब देखिए, आंध्र प्रदेश की बात करें तो हाल ही में आंध्र प्रदेश ने 13 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं अपने स्टेट में, और ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये किस बेसिस पे बनी है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हिसाब से, ठीक है। और इसी के साथ आंध्र प्रदेश में अब टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए हैं, 26। और लास्ट मंथ हमने देखा था कि नागालैंड ने भी अपने स्टेट में 3 नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए हैं, और इसी के साथ इनके यहाँ कितने हो गए हैं, 15। आंध्र प्रदेश स्टेट इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि इन्होंने हाल ही में नोटिफाई किया है महिला पुलिस विंग के लिए रूल्स। इसके अलावा इन्होंने एक सेपरेट वुमेन पुलिस कैडर भी क्रिएट किया है, और इस विंग में कौन आते हैं, इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स, सीनियर महिला पुलिस, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स, महिला पुलिस पर्सनल, एटसेट्रा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्रीज रिसर्चर्स हैव फाउंड आउट दैट क्लाइमेट चेंज इज ड्राइविंग प्लांट्स टू फ्लावर अर्लियर। तो कौन सी कंट्री के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने ये बताया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है वो अपने समय से पहले हो रही है, और ये काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर्स भी है। आंसर है यूके। तो ऑब्वियसली जो भी माइग्रेटरी एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं या क्रॉप इटसेल्फ होती है, उन सब चीज़ों के लिए डेंजरस साबित हो सकता है, ठीक है। अब यूके की बात करें अगर, तो नरेंद्र मोदी ने और बोरिस जॉनसन ने लॉन्च किया था अपना नया फ्लैगशिप इंटरनेशनल इनिशिएटिव, कहाँ पे, COP26 वर्ल्ड लीडर समिट पे, और इसका नाम क्या था, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, 1 सन 1 वर्ल्ड एंड 1 ग्रिड। इसके साथ ही अंटार्कटिका में एक ग्लेशियर है जिसका नाम दे दिया गया है ग्लासगो ग्लेशियर, ठीक है, ताकि COP26 की जो समिट थी उसको हिस्टोरिकल बनाया जा सके। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चन हैं जो आपको ध्यान से पढ़ने हैं और इसका आंसर आपको कमेंट्स में लिखना है। तो वीडियो को पॉज करिए यहाँ पे और 1 बाय 1 करके अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़िए। अगर आपके 5 बाय 5 आते हैं, 4 बाय 5 आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आते हैं, 1 आते हैं, 0 आते हैं, कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आपको आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और इसके साथ ही अगर आपका कोई रिव्यू है, फीडबैक है, सजेशन है तो भी आप हमें बता सकते हैं। डेफिनेटली हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर मिलेंगे हम लोग सेम टाइम सेम जगह, कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस, मी नुज़ैत सना साइनिंग ऑफ।